सहाय सर, बहुत सारे नाम हैं। ओआईसी पहले से ही इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, 57 मुल्क उसके हिस्सा हैं। अरब लीग है, जीसीसी है, D8 है, तमाम ऐसे संगठन पहले से बने हुए हैं, लेकिन वो नाम मात्र के संगठन है। बैठक होती है, सालाना बैठक होती है, उसमें 2-3 बड़े बयान दे दिए जाते हैं, बाकी कुछ खास इससे हासिल हो रहा है किसी देश को वो तो नहीं है। क्या ये जो नया संगठन बना है, गठजोड़ बना है, ये भी इसी तरह रह जाएगा या आगे चलकर इसका विस्तार भी हो सकता है? बहुत सारी पाकिस्तानी पत्रकारों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे देश इस्लामिक देश जो है वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, धीरे धीरे और विस्तार लेगा और ये नेटो को भी पछाड़ देगा, ऐसा दावा कर रहे हैं वो लोग। देखिए वैभव, इस तरह के किसी भी दावे को एक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। हमें मालूम है कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान, जिसको मैं पर्सनली एक फेल्ड इकोनॉमी और उसकी वजह से फेल्ड नेशन मानता हूं, जिस तरह का उनका डेट ट्रैप है कि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, सऊदीया से, यूएई से लोन लेकर और प्रीवियस एग्जिस्टिंग लोन्स को उसमें इंटरेस्ट को पे करते हैं, इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, उसमें है ये नेशन। अभी भी 10-10 बिलियन के दो इन्होंने मांग रखे हैं सऊदीया से, अमेरिका से, फॉर वेरियस पर्पस, कि जी हमें यूएई के $3 बिलियन वापस करने पड़े। तो पाकिस्तान आज से कुछ दशकों पहले से एक उन्होंने फोबिया क्रिएट किया था इस्लामिक बॉम्ब का, कि हम परमाणु बम बनाएंगे और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को उसके कवर देंगे। काफी दिनों तक चला और उसके 1-2 साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया, फिर उसमें इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा। इस्लामिक बम डिड नॉट गो एनीवेयर। पाकिस्तान ने कुछ छोटे मोटे लो पोटेंसी बॉम्ब्स बना के रखे हुए हैं, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं। इसी तरह जब ये फोबिया खत्म हो गया तो इन्होंने ये शुरू किया इस्लामिक नाटो। ऐसे ही पहले एक गजवाए हिंद करके था। कुछ ना कुछ फैंटेसीज इनकी रहती हैं, इसमें कितना डेप्थ है, उनके पत्रकार कितना इसमें डीप रिसर्च करते हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज जो इस तरह की टॉपिक्स पे फेलोशिप देती हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, पाकिस्तानी इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी मीडिया को, इन मुद्दों को जिलाए रखने के लिए। इस वजह से ये चलता रहता है। अदरवाइज ये कयास लगाना कि ये इस्लामिक नाटो या सुन्नी नाटो, मक्का पैक्ट के 3 कंट्रीज में और कंट्रीज आ जाएंगे, तो इनको ये अच्छे से पता है, हमें पता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि 4 का प्लान था, एक ने विड्रॉ कर लिया, 3 पे हैं। और उसके साथ ही साथ ओवरलैप कर दिया नाटो के साथ कि नाटो में भी वही आर्टिकल्स हैं, इनमें भी वही नाटो आर्टिकल्स हैं। इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग में बताया कि इसमें से कौन सा एक्टिव करेगा तुर्की। ये तुर्की को पता है, नाटो से सपोर्ट मांगेगा कि हम आपके हिस्सा हैं, हम पे हमला हुआ है, आ जाओ, या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से बोलेगा कि हम पे हमला हुआ है, इजराइल ने अटैक किया है, आप आ जाओ। ये कैसे वो डिसाइड करेंगे, या दोनों को बोलेंगे कि सारे ही आ जाओ। मतलब इट्स अ वेरी फनी काइंड ऑफ अ वेरी शैलो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है इस तरह के मेजर स्टेप्स अगर आप कोई लेते हैं। तो जैसा कि अजिताभ सर ने भी बोला कि ये पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल लीडरशिप क्राइसिस, इट इज एज बैड एज दैट कि जनरल मुनीर को अपनी एक औकात बढ़ानी है, अपना स्टेटस स्ट्रेचर बढ़ाना है इंटरनेशनल एरिना में, तो उसके लिए वो मनूवर करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम इस्लामिक कंट्रीज के लिए हम एक अलायंस बना रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको ये पता है कि ये अलायंस सिर्फ इजराइल फोकस्ड है प्राइमरली, और हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें इंडिया को भी रखता हो कि ऐसे फ्यूचर डेवलपमेंट्स में हमको सऊदीया से पैसे और तुर्की से कुछ हथियार मिल सकते हैं। तो इंडिया एंड इजराइल फोकस्ड है ये ट्रायंगल जो बना है मक्का का। लेकिन टेस्ट कहां पे हो रहा है? टेस्ट हो रहा है सऊदीया और ईरान के बीच की लड़ाई में, और उसमें फेल करता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए ये दौड़ के ईरान गए हैं कि हुतीस को रोकिए, सऊदीया पे नहीं मारे, क्योंकि हमारा ये पैक्ट है। और इससे और भी, मतलब 2 नावों पे चढ़ने वाली बात है। तो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट इसको 1 मिनट में बता देंगे कि इसमें कोई ऐसी डेप्थ नहीं है। म्यूचुअल एक दूसरे का पैटिंग द बैक कर रहे हैं, अपना स्ट्रेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, और बेसिकली इजराइल को ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम आपके खिलाफ इकट्ठा होते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान और जीसीसी के बीच के कन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल का डोमिनेशन इस एरिया में बढ़ने का अच्छा खासा खतरा है। ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज की रीढ़ टूटी हुई है मिलिट्री हार्डवेयर में, मिलिट्री सप्लाई लाइंस में, उनके इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम्स में। इसलिए इनको ये डर लगा कि इसके बाद यूनिलैटरली इजराइल इन सारों को डोमिनेट ना कर दे, तो इन्होंने उस पैनिक में ये बनाया है। साथ के साथ इंडिया को पाकिस्तान कवर करना चाहेगा, वो दशकों पुरानी बात है।
तो ये दिस इज एज फार एज ये जो भारत पाकिस्तान वाले मसले पर ही अगर सवाल करें तो सहाय सर 2025 में जो हमारी छोटी सी जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें खबरें आई थी कि तुर्की की तरफ से कुछ ड्रोन्स भेजे गए थे या कुछ और तकनीकी सहायता भी दी गई थी पाकिस्तान को। अगर मान लीजिए भविष्य में हमारा पाकिस्तान के साथ कोई और युद्ध होता है तो तुर्की सहायता दे देगा, पिछली बार दिया था, इस बार भी दे देगा। सऊदी अरब क्या करेगा? उसके साथ तो हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत ज्यादा ही मजबूत हैं। वैभव, हमको किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर हमने अपनी एनर्जी सप्लाई नीड्स को चाहे पीस टाइम में या वॉर टाइम में गल्फ कंट्रीज से ज्यादा एक्सपैंड करके वेनेजुला और रशिया की तरफ नहीं ले गए या सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई, चाहे वो E20 से बढ़े, E30 से बढ़े, अंडमान निकोबार में नए तेल के भंडार खोजने से बढ़े, जिसके लिए 80-90 हजार करोड़ रुपए अभी ऑयल मिनिस्ट्री ने दिए हुए हैं। हम जानते हैं इसकी क्रिटिकलिटी को, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर फुल फ्लेजेड वॉर आज की तारीख में होगा तो सारे नाते रिश्ते, चाहे वो सऊदीया के हों या ईरान के हों, उस वक्त इंडिया के प्रति उनका रुख क्या होगा, ये मैं किसी भी कॉमन सेंस वाले इंसान के विवेक पर छोड़ना चाहूंगा। लेकिन अगर तो ये कभी ऐसा डिसाइड होता है कि ये एक इस्लाम वर्सेस द रेस्ट का वॉर है, तो इस्लामिक नेशन से आपको एनर्जी की सप्लाई तो कम से कम डिले कर ही दी जाएगी, मिलिट्री हार्डवेयर में ज्यादा नहीं है। तुर्की की बात करें जो कि एक नॉन इस्लामिक कंट्री है, काफी दर्शकों को पता नहीं, ये मालूम है कि नहीं, तुर्की इज ए नॉन इस्लामिक कंट्री, और फिर भी POK पर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पर और इंडिया के कश्मीर पर उनका जो स्टैंड रहा है वो जग जाहिर है। बात बात पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कारगिल या उसके थोड़े पहले से 1992 से इजराइल इंडिया की तरफ झुकता है जब भी कोई अटैक होता है पाकिस्तान पर। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेके कुछ टेक्निकल सपोर्ट इन द मिसाइल सिस्टम्स, कुछ रॉकेट सिस्टम्स में, कुछ आर्मरी जो हमारे आर्मर्ड ब्रिगेड्स होते हैं, तोप खानों में इजराइल थोड़े मोड़े हेल्प करता रहा है। ड्यूरिंग कारगिल भी किया था, ड्यूरिंग लास्ट ईयर स्कर्मिश कुछ अनडिस्क्लोज चीजें हैं जो मुझे भी पूरा डिटेल में नहीं पता है। लेकिन इस तरह के इंडिया पाक स्टैंड ऑफ में तुर्की डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ होगा। सऊदी अरेबिया कुछ वक्त के लिए चुप रह सकता है, लेकिन इवेंचुअली अगर ये एस्केलेट होगा तो अब 2 पैक्ट्स जो ईरान सऊदी ने पाकिस्तान से किए हैं, एक बायलैटरल और एक ट्राइलैटरल तुर्की के साथ, उसे वो बाध्य होंगे पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि अब उन्होंने लिखित में ये साइन करके दिया है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला माना जाएगा। तो ये एक बहुत मेजर नया डेवलपमेंट है जहां तक किताबों का सवाल है। लेकिन इससे क्या उस वॉर पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? नॉट रियली, क्योंकि आज की तारीख में भी हम पाकिस्तान को उतना मेजर मिलिट्री थ्रेट नहीं मानते हैं जब आमने सामने की लड़ाई हो। लेकिन पाकिस्तान का ठीक ईरान की तरह, ठीक लेबनान की तरह जो ये प्रॉक्सी का वॉर होता है, जब ये सामने लड़ाई नहीं करते हैं, पीठ में चाकू मारना, प्रॉक्सीज को भेजना, आतंकवादियों को ट्रेन करना पाकिस्तान में, और फिर जाड़े के समय में इंडिया में उनको ले आना, यहाँ पे स्लीपर सेल्स डेवलप करना, ISI का बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू इंडिया में पेनिट्रेट करके डेमोग्राफी को चैलेंज करना, कई चीजें होती हैं जो आम हिंदुस्तानी जो सीधा साधा है वो मैप नहीं कर पाता है, और इसके डेप्थ में जाने की जरूरत शायद उनको नहीं पड़ती, बिकॉज सरकार और मिलिट्री मिलकर इसको अच्छे से मैनेज कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट अ मेजर मिलिट्री थ्रेट फॉर अस, इसलिए इस फैक्ट का बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए, दो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.